मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए महाकवि कालिदास कृत मेघदूतम का सामान्य परिचय लेकर आई हूँ। और महाकवि कालिदास का सामान्य परिचय और जो उनका विस्तृत परिचय है उस पर वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आपने ना देखा हो तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेघदूतम, जो कि आपकी टीजीटी की परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मेघदूतम का सामान्य परिचय। लेखक कौन है? कालिदास, महाकवि कालिदास। विधा क्या है इसकी? खंड काव्य या फिर इसको गीत काव्य भी कहते हैं। और ये दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसका प्रधान रस है विप्रलंब श्रृंगार। तो आपकी जो टीजीटी की परीक्षा है इसमें इसके दोनों भाग आएंगे, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दोनों, यानी कि संपूर्ण इसमें आएगा। ये जो आपका मेघदूतम है, संपूर्ण मेघदूतम इसमें आएगा। आगे देखें, इसका उपजीव भी क्या है? मेघदूतम कहाँ से इसकी प्रेरणा ली गई है? तो ये ब्रह्मवैवर्त पुराण से मेघदूतम की जो कल्पना की गई है। मेघदूतम का जो उपजीव्य है वो ब्रह्मवैवर्त पुराण माना जाता है। और मेघदूतम में 115 पद्य हैं। यह दो भागों में, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त है। पूर्व मेघ में 63 और उत्तर मेघ में 52 यानी 52 पद्य हैं। मल्लिनाथ ने 121 पद्य स्वीकार किए हैं, किंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त माना गया। ऐसा माना गया है कि इसके जो 6 श्लोक हैं वो कालिदास ने नहीं लिखे हैं, वो किसी अन्य कवि के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये 6 श्लोक प्रक्षिप्त माने गए हैं। इस तरह मल्लिनाथ ने उन 6 को भी इसमें शामिल करके 121 पद्य स्वीकार किए हैं। आगे देखें, मेघदूतम विरह गीत या विप्रलंब गीत है। इस गीत काव्य भी कहा गया है। तो ये कैसा गीत काव्य है? ये विरह गीत या विप्रलंब गीत है। इसके प्रमुख पात्र हैं यक्ष, जिसका नाम है हेममाली। हालांकि कालिदास ने इसमें इसके नाम की चर्चा नहीं की है, ना ही यक्षिणी के ना ही यक्ष के नाम की चर्चा की है, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में यक्ष का नाम हेममाली और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है। और अन्य पात्र हैं इसमें मेघ और कुबेर, यक्षाधिपति। यक्ष के जो अधिपति हैं, स्वामी हैं कुबेर। इसमें गुण है प्रसाद एवं माधुर्य गुण की इसमें प्रधानता है। छंद है मंदाक्रांता, रीति है वैदर्भी रीति, उपजीव्य अभी बताया था आपको, कथानक ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है। और एवं दूत की जो कल्पना की गई है वो वाल्मीकि रामायण से की गई है। वाल्मीकि रामायण में जैसे हनुमान जी दूत बनकर जाते हैं, वैसे ही इसमें मेघ को दूत के रूप में दिखाया गया है। मेघदूतम का नायक यक्ष धीर ललित नायक है। यक्षिणी स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका है। आगे देखें, अब मेघदूतम की कहानी हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत एक प्रसिद्ध काव्य है, जिसमें एक यक्ष की प्रेम कहानी है। इसमें धनपति कुबेर द्वारा अपने एक यक्ष को अपनी नगरी अलकापुरी से उसके कर्तव्यों में लापरवाही के कारण 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। वो अपने कर्तव्य में लापरवाही करता है और इसलिए क्या होता है, उसको 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया जाता है अलकापुरी से। वह यक्ष अपनी पत्नी से दूर रामगिर पर्वत पर रहता है और अपने वियोग से अत्यंत दुखी है। वह किसी प्रकार 8 महीने व्यतीत कर लेता है। 1 वर्ष का उसको बाहर भेजा गया था कि 1 वर्ष तक वो अलकापुरी में नहीं आ सकता है। 8 महीने बीत चुके हैं और अब 4 महीने शेष हैं। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो अपनी पत्नी यक्षिणी के विरह में व्याकुल हो उठता है। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, वो अपनी पत्नी यक्षिणी की उसे बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। उन बादलों को देखकर यक्ष के मन में प्रेम उमड़ पड़ा।
वह बड़ी देर तक खड़ा खड़ा उन बादलों को एकटक देखता ही रहा, क्योंकि बादलों को देखकर जब जो जन सुखी हैं और जो अपनी पत्नी के समीप हैं उनका मन ही डोल जाता है, फिर उस विरह व्याकुल यक्ष की तो बात ही क्या। वह बेचारा तो बहुत दूर देश में पड़ा हुआ अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा है। यानी कि जब वर्षा ऋतु होती है, बादल आते हैं, तो जो व्यक्ति अपनी पत्नी के पास होता है उसका मन भी डोल जाता है, प्रेमवश हो जाता है। तो जो यक्ष है वो अपनी पत्नी से दूर है, तो उसका मन तो कितना तड़प रहा होगा, ये बताया गया है। आगे देखें। जब बादल आकाश में छा जाते हैं तो यक्ष एक मेघ यानी बादल को संदेशवाहक के रूप में चुनता है। वह मेघ से अनुरोध करता है कि वह अलकापुरी जाकर उसकी पत्नी को उसका संदेश दे। काव्य के पहले भाग में यक्ष मेघ को उसके मार्ग का वर्णन करता है। जो पूर्व मेघ है उसमें क्या होता है, उसमें जो यक्ष है मेघ को मार्ग बताता है कि किस तरह कहाँ से होते हुए जाना है तुम्हें, वह रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, कि किस प्रकार उसे पहाड़ों, नदियों, नगरों और जंगलों से होते हुए अलकापुरी पहुंचना है। दूसरे भाग में यानी उत्तर मेघ में यक्ष अपनी पत्नी को अपने प्रेम और वियोग की पीड़ा का संदेश भेजता है, उसे सांत्वना देने और उसके पास लौटने की इच्छा व्यक्त करता है। इस तरह ये पूर्व मेघ और उत्तर मेघ समाप्त होता है। तो मेघदूत केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि इसमें प्राकृतिक सौंदर्य, भावना और संवेदनशीलता का अद्भुत वर्णन किया गया है। इसमें जो मेघ को मार्ग बताया गया है कि तुम्हें ऐसे जाना है, यहाँ से जाना है, तो इसमें जो समय की जो भौगोलिक स्थिति है वो दिखाई गई है, प्राकृतिक सौंदर्य है, भावना है, संवेदनशीलता है इत्यादि। अब मेघदूतम से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं जो पढ़ के आपको आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अभी बताया था आपको, लेखक इसके महाकवि कालिदास हैं और रचना काल क्या है इसका, ये काव्य गुप्त काल यानी 4वीं-5वीं सदी में रचित माना जाता है। इसकी शैली है, यह खंड काव्य है या फिर गीत काव्य है जिसमें श्लोकों का उपयोग किया गया है। श्लोकों में मंदाक्रांता छंद का उपयोग किया गया है। तो जहाँ विप्लव श्रृंगार है तो वहाँ मंदाक्रांता छंद होगा। आगे देखें, इसकी विषय वस्तु क्या है। मेघदूतम में यक्ष बादल को अपना संदेश वाहक बनाकर अपनी प्रियतमा के पास भेजता है। विषय वस्तु ये है इसकी। इसमें यक्ष का दर्द, विरह, प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य का उत्कृष्ट चित्रण किया गया है। और ये कितने प्रकार का, ये 2 खंडों में विभाजित है। पूर्व मेघ, इसमें यक्ष बादल को अलका नगरी तक पहुंचने का मार्ग बताता है। उत्तर मेघ, इसमें यक्ष अपनी पत्नी को अपने विरह का संदेश भेजता है। आगे देखिए। और प्राकृतिक चित्रण में क्या है इसमें, इस काव्य में भारत के भूगोल और प्राकृतिक दृश्य का अद्भुत और सुंदर वर्णन किया गया है। हिमालय, नदियाँ, वन, पर्वत और नगरों का विस्तृत वर्णन मिलता है। भावनात्मक गहराई, इसमें भावनात्मक गहराई भी है। मेघदूतम में प्रेम, विरह और आशा का गहन चित्रण किया गया है जिसमें यक्ष और उसकी पत्नी के मिलन की आकांक्षा प्रमुख है। साहित्यिक महत्व क्या है इसका। मेघदूतम को कालिदास की काव्य कुशलता का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसका प्रभाव भारतीय काव्य परंपरा पर अद्वितीय है और ये कई भाषाओं में अनुदित हुआ है। मेघदूतम भारतीय साहित्य के प्रेम, प्रकृति और करुणा से ओतप्रोत काव्य है जो कालिदास की साहित्यिक प्रतिभा का प्रतीक है। यानी ये एक सिर्फ ये काव्य ही नहीं है, इसमें कालिदास की जो उत्कट मतलब जो उनका अद्वितीय कौशल है वो सब
उसमें दिखाया गया है। उनको भौगोलिक जो उस समय की कितनी जानकारी थी, ये सब बताया गया है। तो इस तरह मैं इसमें आपने देखा। अब इसकी कथा को चलिए मैं अपने शब्दों में संक्षिप्त में आपको एक बार और बता देती हूँ कि जो अलकापुरी के राजा थे या अधिपति थे कुबेर। तो कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। तो अलकापुरी में एक यक्ष जो था, उनका सेवक था कुबेर का। तो यक्ष की नियुक्त यक्षराज जो प्रातःकालीन पूजा होती है उसमें यक्ष को नियुक्त किया गया था कि स्वर्ण कमल मानसरोवर से स्वर्ण कमल लाने के लिए उसकी नियुक्ति की गई थी। और यक्ष की नई नई शादी हुई थी उस समय। तो यक्ष का अपनी पत्नी के प्रति बड़ा ही अनुराग था, बहुत ही प्रेम करता था। इस कारण वह दिन रात अपनी पत्नी के वियोग में विक्षिप्त रहता था। उसका ये परिणाम हुआ कि एक दिन उसने अपने नियत कार्य में भी प्रमाद कर दिया। मतलब जो उसको कार्य सौंपा गया था स्वर्ण कमल लाने का, तो उसने समय पर वो नहीं पहुंचा पाए। और तो जो सुबह सुबह वो नहीं उठा, उसने क्या किया, जो रात्रि में कमल वही ले लिया और उसको रख लिया और वही जाके पूजा में दे दिया। तो उसमें अब क्या हुआ, जब कमल बंद होता है तो जो भौरे होते हैं तो कमल पर बैठे होते हैं, लेकिन जब एक भंवरा उसमें बंद हो गया तो ये वो कमल उसने कुबेर को पूजा में रख दिया। लेकिन सुबह जब कुबेर ने पूजा की और उसको खोला, मतलब जब उसको चढ़ाया कमल को, तो उसमें से भंवरा निकला। तो वो समझ गया कि इसने प्रातःकाल ना लाके इसको शाम को ही लाके रख दिया था। तो इससे क्या हुआ, कुबेर को ये सहन नहीं हुआ और उसने यक्ष को क्रोध में 1 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया और कह दिया कि जिस पत्नी के विरह में उन्मत्त होकर तुमने ऐसा दुष्कर्म किया, ऐसा पाप किया है, आप तुम उससे 1 वर्ष तक मिल ही नहीं पाओगे। तो अपने स्वामी का शाप सुनकर यक्ष बहुत छटपटाया। उसका वो बहुत दुखी हुआ। उसे शाप की अवधि बिताने के लिए रामगिर पर्वत पर जो आश्रम है वहाँ पर रहने लगा। उस आश्रम के समीप घनी छाया, हरे भरे वृक्ष, तालाब, सरोवर, यानी बहुत सारी चीज़ों का इसमें वर्णन किया है कालिदास जी ने। तो ऐसे करते करते उसने 8 माह किसी तरह व्यतीत कर दिए और उसके बाद 4 माह रह गए। फिर क्या हुआ, आषाढ़ का जो पहला दिन था उस दिन मतलब गर्मी के पश्चात आषाढ़ आया तो बारिश का समय होता है। तो यक्ष ने देखा कि जो पहाड़ है उसकी चोटी बादलों में लिपटी हुई ऐसी लग रही है जैसे कोई हाथी, मतलब कई ये कालिदास ने अपनी कल्पनाओं में जो भी वो कह सकते थे उस सौंदर्य के लिए वो सब उन्होंने कहा है। तो उन्होंने देखा कि वो बादल छाए हुए हैं। तो उन बादलों को देखकर जो यक्ष का मन था, उसके मन में प्रेम की जो पीड़ा थी, वियोग था जो अपनी पत्नी से, वो और भी ज़्यादा होने लगा। वो बड़ी देर तक खड़ा होकर उन बादलों को देखता रहा। फिर उसने मन में विचार किया। ऐसी सूक्तियाँ भी कही हैं इसमें कि जो अपनी पत्नी के पास हैं वो भी इस समय अपनी पत्नी के लिए तड़पने लगते हैं, तो जो दूर है उनका क्या हाल होगा। तो इस तरह क्या करता है, जो मेघ दिखता है उसको, बादल दिखते हैं यक्ष को, तो यक्ष क्या करता है, उनको दूत बनाकर अपना संदेश अपनी यक्षिणी तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसमें कई मार्ग बताता है, यहाँ से होके जाना, वहाँ से होके जाना। तो ये आपका संपूर्ण कहानी है, मेघदूतम की सारांश है। और जिसमें ये यहाँ तक मार्ग बताने तक का कार्य है, ये आपका पूर्व मेघ में आता है। और पूर्व मेघ के बाद वो अलकापुरी की सुंदरता का वर्णन करता है और यक्षिणी को अपना प्रेम संदेश जो भी पहुँचाना होता है वो मेरे को बोलता है। तो इस तरह इसकी कहानी है। तो यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।